हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। हिंदी पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था, आज उसमें हम बात करेंगे सेट 2 की। इसके पहले हमने सेट 1 करवा दिया है। और अगर हिंदी पेडागॉजी कंप्लीट कोर्स की बात करें तो वो भी चैनल पे आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपने वो लेक्चर देख लिया हिंदी पेडागॉजी का, तो देखिए हिंदी की अगर हम बात करें तो 15 नंबर की पेडागॉजी आपकी आती है। तो 15 में से 14 नंबर को कोई आपको रोक नहीं सकता लाने में हिंदी पेडागॉजी में। तो आप वो वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा। और आज हम हिंदी पेडागॉजी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सेशन में आज कवर अप करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे और या तो इनके पूछे जाने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए। देखिए, आप कोई भी फॉर्म भरेंगे, सीटेट, रीट, एमपीटेट, यूपीटेट, एचटेट या फिर सुपरटेट, किसी भी टीचिंग एग्जाम का फॉर्म भरेंगे आपको पेडागॉजी जरूर पूछी जाती है। तो आप ये सेशन जो है वो पूरा देखिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब की बार सीटेट पार आप थंबनेल देख लीजिए, क्योंकि इस बार ठान के चलिए कि कोई नहीं रोक सकता है सीटेट पार करने से। इसलिए हिंदी पेडागॉजी जो है उसको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता क्या है। पठित अंशों पर जब प्रश्न दिए जाते हैं उससे क्या होता है, बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, या फिर बच्चों की ऊर्जा व समय व्यर्थ जाता है। सी ऑप्शन है, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, या डी ऑप्शन है, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है। अब देखिए, पठित अंश की बात करी जा रही है। अब ये गद्यांश भी हो सकते हैं और पद्यांश भी हो सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आपको गद्यांश और पद्यांश जो दिए होते हैं उनमें से क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है किससे, जो गद्यांश और पद्यांश जो दिए जाते हैं उनमें से क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उससे होता है। बच्चों की पढ़कर जो समझने की योग्यता होती है उसका आकलन होता है। क्लियर, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 की बात की जा रही है, बच्चा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या विधि, व्यास विधि, तुलना विधि, ये यहाँ पे विधि होगा, ठीक है, या फिर प्रश्नोत्तर विधि। तो देखिए, जब हम बड़े क्लास में जाते हैं, जब हम बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पे जो है, अब देखिए यहीं अगर आप प्राथमिक स्तर पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ क्या होता, गेयता होती। गेयता वर्ड मैंने बहुत बारी बोला है। तो गेयता मीन्स क्या होता है, गीत, यानी ऐसी कविता को जिसको हम गाकर बच्चों को समझाएं। तो गाकर हम कब समझाएंगे, प्राथमिक स्तर पर। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हमें कविता शिक्षण करवानी है तो हम क्या करेंगे, व्याख्या विधि ज्यादा बेहतर विधि होगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है, यानी कि आधुनिक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें एक टीचर की क्या भूमिका होती है, टीचर का क्या रोल होता है। ए ऑप्शन है, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बी ऑप्शन बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की, सी ऑप्शन है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की। तो देखिए, हमारा एक सीटेट का जो टैग वर्ड्स का वीडियो है वो जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि जहां सुलभकर्ता की बात, अगर टीचर को जहां सुलभकर्ता बोल दिया जाए तो वो ऑप्शन हमेशा राइट होता है, क्योंकि टीचर जो होता है सुलभ, यानी चीज़ों को बड़ी आसानी से जो समझा सके, ठीक है। तो एक शिक्षक की, एक टीचर की क्या भूमिका होती है कि वो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीकों से हमें समझा पाए। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीना की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजते हैं। नीना ऐसा क्यों करती है, यानी कि एक टीचर है नीना, उसकी क्लास में क्या करते हैं, जैसे अब नमक बोल दिया जाए, ठीक है, या फिर हाथी बोल दिया जाए, तो इन शब्दों के अलग अलग शब्द वो लोग खोजते हैं। यानी कि कोई नमक को कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई हाथी को कुछ बोल रहा है, कोई घोड़े को कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या क्या मतलब है,
ए ऑप्शन है शिक्षण को अधिक रोचक व व्यस्तता पूर्ण बनाने के लिए नीना ऐसा करती है, या फिर बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, सी ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, जब बच्चे एक से अधिक भाषाओं को बोलते हैं तो वहाँ कौन सी बात आ जाती है, बहुभाषिकता। बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड पेडागोजी के लिए बहुभाषिकता शब्द जो होता है। देखिए, अगर किसी क्लास में बच्चे जो होंगे वो एक शब्द को अलग अलग तरीके से बोलेंगे, यानी कि हर एक बच्चा जो होगा वो जो है अलग अलग प्रदेश से आया रहेगा और हर जगह की बोली और भाषा में अंतर होता है, तो वहां नीना क्या कर रही है, बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा के आकलन में डैश अनिवार्य रूप से बल देना चाहिए, यानी भाषा के आकलन में क्या करना चाहिए, वर्तनी की शुद्धता, ठीक है, और वयस्क जैसे भाषा प्रयोग, सुंदर लेखन, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। देखिए, अगर आपको भाषा का आकलन करना है, यानी कि कौन सा बच्चा कितने बेहतर तरीके से लैंग्वेज पे उसकी कमांड है, अगर वो आपको देखना है तो वर्तनी की शुद्धता आपको नहीं देखनी है, और वयस्क जैसे भाषा प्रयोग ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदर लेखन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ लेखन की बात नहीं करी जा रही है बल्कि भाषा आकलन की बात करी जा रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता, यानी कि अगर संदर्भ जैसा हो, टॉपिक जो चल रहा होगा, अगर बच्चा उसमें बेहतर तरीके से भाषा प्रयोग कर सकता है तो आप भाषा का आकलन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है। अब देखिए, फिर यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर, देखिए सीटेट में क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में उच्च प्राथमिक और प्राथमिक भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब आप ये याद रख लेंगे और आप खुद के बारे में सोचेंगे कि आप एक टीचर हैं और भावी टीचर आप होने भी वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके क्वेश्चन बहुत कम गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 पर व्याकरण शिक्षण के सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, या फिर भाषा संसर्ग विधि। तो देखिए, और यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हमें आगमन विधि का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब देखिए निगमन में क्या होता है, पहले नियम आता है, उसके बाद उदाहरण आता है, लेकिन आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण आता है, उसके बाद हम उदाहरण से लेकर तब हम नियमों की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर। तो देखिए, आगमन विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालकों को उदाहरण के द्वारा सामान्य नियमों को निकलवाया जाता है। अब कैसे निकलवाया जाता है, मान लीजिए क्लास में आपको नाउन पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं जाएंगे, सबसे पहले बच्चों को उदाहरण देंगे, किसी व्यक्ति का नाम ले लेंगे, किसी वस्तु का नाम ले लेंगे, किसी प्राणी का नाम ले लेंगे, और फिर बाद में बच्चों को बताएंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, यानी कि संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है आगमन विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले हमें उदाहरण के द्वारा चीजों को समझाया जाता है और फिर हमें नियमों पर ले जाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है, सस्वर पठन मतलब बोल बोल कर पढ़ना, स्वर सहित पढ़ना। ठीक है, क्या होता है उसका उद्देश्य, मौन पठन करना, द्रुत गति से पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, या फिर बोल बोल कर पढ़ना। देखिए, सस्वर पठन जो है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कराया जाता है, और इसका एक जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि बच्चों में पढ़ने संबंधी जो झिझक होती है। देखिए, आपने भी देखा होगा जब हम छोटे थे तो हमारी क्लास में भी ऐसे होता था कि एक एक बच्चे को खड़े करवा के हमारी टीचर क्या करवाती थी, रीडिंग करवाती थी। ठीक है, तो उसका एक मात्र उद्देश्य यही होता है कि बहुत सारे बच्चे जो लोगों के सामने बोलने में हिचकिचाते हैं, पढ़ने में झिझक महसूस करते हैं, तो उनके उस पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करने के लिए ही सस्वर पठन का पाठ कराया जाता है। क्लियर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पर, पाठ्य पुस्तकों पर, संचार माध्यमों पर, आकलन की औपचारिकता पर, या फिर समृद्ध भाषा परिवेश पर। ठीक है, तो देखिए बच्चों का जो एक भाषाई विकास है, तो जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस पर निर्भर करता है, समृद्ध भाषा परिवेश पर। जितनी ज़्यादा उसे भाषा बोलने का अवसर मिलेगा उतना ज़्यादा वो भाषाई विकास उसका होते जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? मौखिक भाषा यानी बोल बोल कर जो हम भाषा बातचीत करते हैं उसका सर्वाधिक अच्छा तरीका क्या है? किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी करना, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, या फिर अनुभव बांटना व बातचीत करना। देखिए, अगर मौखिक भाषा का आकलन किसी भी बच्चे का करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उसके अनुभवों को सुनेंगे, ठीक है, और उसके बातचीत को सुनेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे जो है अच्छा बोल ले जाते हैं, तो उन अच्छे बोलने की वजह से आप क्या करते हैं, उनके मौखिक भाषा का आकलन कर लेते हैं। लेकिन किताब पढ़ने से उनके मौखिक भाषा का आकलन नहीं होगा, अंत्याक्षरी से भी मौखिक भाषा का आकलन नहीं होगा, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा वो अपने अनुभवों को बांटेंगे और जितनी ज़्यादा वो बातचीत करेंगे, उनके मौखिक भाषा का आकलन अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा का अध्ययन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में क्या बताता है? सबसे पहले देख लीजिएगा कि पोर्टफोलियो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो हमेशा याद रखिएगा कि कहते किसको है, इसमें होता क्या है। ए ऑप्शन, वह क्या जानते हैं। हमें पोर्टफोलियो के द्वारा ये पता लगाना है कि बच्चे क्या जानते हैं, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, या फिर उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है। देखिए, पोर्टफोलियो हमेशा ये जानने के लिए होता है कि क्रमशः बच्चों की प्रगति किस प्रकार हो रही है, यानी कि कहाँ बच्चे को कठिनाई हो रही है चीज़ों को सीखने में, और कहाँ वो बहुत ही ईजिली तरीके से सीख पा रहा है, बहुत ही सरल तरीके से सीख पा रहा है। तो जब से बच्चा क्लास में आता है, एंट्री करता है स्कूल में, तब से लेकर उसके सारी गतिविधियों का एक आकलन किया जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वलीन विकार यानी कि ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एक ये बीमारी कह सकते हैं आप, स्वलीन विकार या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें बच्चा क्या करता है ये पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। अपने ही कार्यों में बच्चा लीन रहता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, या फिर अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है। देखिए, स्वलीन विकार या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में क्या करता है बच्चा, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई करता है। अब देखिए, जैसे ये तो 2-2.5 साल में दिखने भी लगता है। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, आपसे डायरेक्ट वो बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनमें ये विकार पाया जाता है। कौन सा? स्वलीन विकार। ऐसे बच्चों, देखिए इसमें अभी कुछ ज्ञात नहीं हो पाया है कि ये किस लिए होता है बच्चों में, लेकिन इसका एक मात्र उद्देश्य, मतलब एक मात्र गुण जो होता है यही होता है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल नहीं हो पाते बच्चे, आप यही समझ लीजिए, ठीक है, और उनको बातचीत करने में कठिनाई होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचन से क्या लाभ है? अभी हमने शाश्वत वाचन का उद्देश्य देखा, अभी हम मौन वाचन देख रहे हैं। ज्ञान में वृद्धि होती है, चिंतन करने में सहायता होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, या फिर पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त होती है। देखिए, जब मौन वाचन हम कर रहे हैं, चुपचाप शांति से मन में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने संबंधी झिझक तो समाप्त नहीं होगी, अवकाश के समय का सदुपयोग भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगी, जब मौन वाचन हम करेंगे तो वहाँ चिंतन करने में सहायता होगी। ठीक है, चलिए, और जब चिंतन करने में सहायता होगी तो ज्ञान में वृद्धि अपने आप हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में कविता शिक्षण की प्रणाली है। प्राथमिक स्तर 1 to 5, बच्चा छोटा है तो उसके लिए कविता शिक्षण कैसे हुआ? अभिनय के द्वारा, गीत के द्वारा, व्याख्या के द्वारा, ए और बी दोनों। अब देखिए, जब बच्चा छोटा है, 1 to 5 का बच्चा है, तो व्याख्या तो उसके सामने हम नहीं करेंगे। व्याख्या अगर करेंगे तो उसके सिर के ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा बच्चा। बल्कि हम क्या करेंगे, अगर हमें किसी कविता को पढ़ाना है बच्चों को, तो हम अभिनय करते हैं। ठीक है, जैसे कि मछली जल की रानी अगर आपको पढ़ाना है तो आप अभिनय करके बच्चों को बताएंगे, और गीत गा के, यानी कि जो पोएम है उसको गाकर आप बच्चों को सुनाएंगे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉन्टेसरी विधि में मारिया मॉन्टेसरी ने एक विधि, एक नियम लागू किया था,
उसमें क्या होता था इनकी विधि में, शिक्षक बालकों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखता था, शिक्षक श्यामपट्ट पर अक्षरों को लिख देता था, शिक्षक श्यामपट्ट पर चौक से शब्द या वाक्य लिखता था, या फिर लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया गया है। तो देखिए मॉन्टेसरी विधि में होता यही था कि जिन बच्चों का हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो बच्चे अच्छी तरह देख नहीं सकते और जो बच्चे अच्छी तरह सुन नहीं सकते, यानी कि आंख, कान और हाथ, इन तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया जाता है किसमें, मॉन्टेसरी विधि में। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे, क्या उपचार करेंगे ये पूछा गया है। माँ बाप से शिकायत करेंगे, उपचारात्मक परीक्षण करेंगे, निदानात्मक परीक्षण करेंगे या फिर उसे दंड देंगे। तो सीटेड टैग वर्ड्स का जो वीडियो है उसमें हमने बताया है माँ बाप से शिकायत बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चा कुछ भी कर दे लेकिन आपको माँ बाप से शिकायत नहीं करनी है। और ना तो एनसीएफ ने तो साफ मना कर दिया है जो कुछ भी बच्चा कर रहा है सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो पर बच्चे को दंड मत दो, ठीक है, ये वरना आपको दंड मिल जाएगा। उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों परीक्षण, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा, वहां बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर किया गया है उपचारात्मक परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण यानी कि निदान। अब निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है, कारण को ढूंढा जाता है, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण में कारणों को ढूंढा जाता है और उपचारात्मक में उसका उपचार किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो भाई उसके कारणों का पता तो चल गया ना क्यों अशुद्ध लिखता है, तो आप क्या उपचार करेंगे। तो यहाँ जब आपको उपचार करना है तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण आपको करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल साहित्य का प्रयोग बच्चों को क्या कराता है, मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है, भाषा की बारीकियां एवं सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है, व्याकरण पढ़ाने हेतु उचित नहीं है, भाषा सीखने के लिए सस्ता साधन है। देखिए बाल साहित्य बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं वो भाषा की बारीकियों और उनके सौंदर्य बोध को सीख सकें, ठीक है, उनकी क्षमता से वो उनकी क्षमता का विकास कर सकें, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। पेडागॉजी का जो लेक्चर हमने कराया है उसमें सबसे पहला चैप्टर ही यही है, भाषा अर्जन और अधिगम। उसने हमने भाषा अर्जन और अधिगम बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। यह विद्यालय में ही होता है, यह परिवार में ही होता है, यह कठिन होता है और यह सहज होता है। सबसे पहले जहाँ पे ही वर्ड आ जाए ये निगेटिव वर्ड है, ये बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं होने वाला है, तो ए और बी हमारा कट गया। और भाषा अर्जन कठिन नहीं, कोई भी चीज कठिन नहीं है, ठीक है। बचा क्या हमारा डी ऑप्शन, ये सहज होता है। देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो पैदा होते हैं उसके बाद उन्हें कोई भाषा नहीं सिखाई जाती, ना उन्हें कोई व्याकरण सिखाया जाता है, ना उन्हें कोई नियम बताया जाता है, वो धीरे धीरे भाषा को क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है। तो अर्जन कर कैसे होता है, ये सहज होता है, उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आज आपको इतनी भाषा सीखनी है, ठीक है। तो भाषा अर्जन कैसी होती है, एक सहज प्रक्रिया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। फिर से प्राथमिक स्तर की बात की गई, बच्चों की सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करना, मातृभाषा यहाँ रहेगा, ठीक है। तो देखिए अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना ये बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, ये पूरा ही निगेटिव है ये, ठीक है, ये नहीं होगा। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ नहीं करवाना है और मातृभाषा की लिपि की पहचान नहीं करनी है, बल्कि बच्चों की सहज अभिव्यक्ति को अवसर देना है, यानी कि बच्चे को ऐसा एक माहौल देना है कि वो सहज अभिव्यक्ति कर सके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी कि जहाँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषी कक्षा। उसमें क्या होता है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, या फिर जिस तरह के शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ और लिख सकते हैं। तो देखिए बहुभाषी कक्षा वो कक्षाएं होती हैं जहां बच्चों के घर की बोली को आप सम्मान देते हैं, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में बोल रहा है आपको उसको डांटना नहीं है, क्योंकि बहुभाषी कक्षा जो है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्लियर? तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुभाषी से तात्पर्य है कि जिस कक्षा में बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। क्लियर? चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है, यानी कि बच्चों को कहानी क्यों सुनाई जाती है? कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी में मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी कहने के तरीके द्वारा और कहानी में मिलने वाली सीख द्वारा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सबसे टफ क्वेश्चन भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। अब आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहे होंगे कि कहानी की उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर राइट हो जाएगा, कहानी कहने के तरीकों द्वारा। अब आपको लग रहा होगा कि कहानी में गूंथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए अगर आप कहानी कहने के तरीके आपके बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही अच्छी हैं, तो जब आप अच्छे तरीके से कहानी को कहेंगे तो बच्चा जो उसके नैतिक मूल्य हैं उनको अपने आप कैप्चर कर लेगा। ठीक है, और ज्ञान विज्ञान की जानकारी जो होगी उसको भी कैच कर लेगा, कहानी में मिलने वाली सीख भी वो अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आप सीटेट की तैयारी में लगे हुए हैं और मैं आपको ऐसी कोई चीज़ समझाऊं, यानी कि मेरे कहने का जो तरीका होगा वो बहुत ही अजीब होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, तो ना ही आप ज्ञान विज्ञान की जानकारी ले पाएंगे, ना ही आप नैतिक मूल्य को समझ पाएंगे, आपको कोई चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो मेन क्या होता है कि कहानी कहने के तरीके द्वारा हम जितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे उतने ही बेहतर तरीके से बच्चा सीख पाएगा। क्लियर? तो ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी टेस्ट सीरीज जो 2 चल रहा है उसमें से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में या तो पूछे हुए हैं या तो इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।